हेलो दोस्त, आपको स्वागत है हमारी चैनल रीड बुक्स क्लब पर। आज हम जिस किताब को जानने वाले हैं वह विश्व की सबसे बेहतरीन किताब है जिसका नाम दी रेड बुक है। यह किताब आपको अपनी अंदर की इंसान से जुड़ना और उसे पहचानना सिखाएगी। क्या होगा अगर एक दिन आपका अपना मन आपसे बगावत कर दे? क्या होगा अगर आपके सपने, आपके डर, आपके दबे हुए विचार एक एक करके आपके सामने खड़े हो जाएं और कहें, अब हमें पहचानो? यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने अपने ही अंधकार में उतरने का साहस किया। उसने अपने डर से भागने के बजाय उसे गले लगाया और उसी यात्रा से जन्म हुई एक ऐसी किताब जिसने मनोविज्ञान की दुनिया हिला दी। यह है कार्ल युंग की द रेड बुक। और आज आप भी अपनी ही आत्मा से मिलने वाले हैं। कभी आपने महसूस किया है कि आपके भीतर कोई और भी है, एक आवाज जो भीड़ में भी आपसे बात करती है, जो रात के सन्नाटे में आपसे सवाल पूछती है, जो कहती है तुम वो नहीं हो जो दुनिया समझती है। लेकिन हम उस आवाज को दबा देते हैं क्योंकि हमें डर लगता है, डर अपने असली रूप से मिलने का। यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने उस डर से भागने के बजाय उसे गले लगाया। उसका नाम था कार्ल गुस्ताव युंग। और जो यात्रा उसने शुरू की वह सिर्फ मनोविज्ञान की नहीं बल्कि आत्मा की क्रांति थी। यह कहानी है द रेड बुक की। अध्याय 1, जब पहचान टूट जाती है। साल 1913। युंग दुनिया के सबसे प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिकों में से एक थे। वह सिगमंड फ्रायड के करीबी सहयोगी थे। दुनिया उन्हें भविष्य का नेता मान रही थी, लेकिन सच्चाई यह थी उनके भीतर एक तूफान चल रहा था। फ्रायड और युंग के विचार टकरा रहे थे। फ्रायड कहते थे मनुष्य की हर भावना का मूल कारण कामवासना है, लेकिन युंग को लगता था मनुष्य केवल शरीर नहीं है, उसके भीतर एक रहस्य है, एक आध्यात्मिक गहराई है। विचारों का मतभेद बढ़ता गया और एक दिन रिश्ता टूट गया। अब युंग अकेले थे और जब आपका मार्गदर्शक आपसे अलग हो जाए तो सबसे पहले आपकी पहचान हिलती है। युंग खुद से पूछने लगे, मैं कौन हूं? और जब यह सवाल उठता है तो जिंदगी बदल जाती है। अध्याय 2, डर का सामना। इसी समय युंग को अजीब दृश्य दिखने लगे। उन्हें सपनों में खून की नदियां दिखती। उन्हें लगता यूरोप डूब रहा है, मानो कोई भयानक युद्ध आने वाला हो। कुछ ही साल बाद पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ, लेकिन उस समय युंग को लगा शायद मैं पागल हो रहा हूं। और यही वह पल था जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वे अपने डर से भाग जाते हैं, वे दवाइयों के पीछे छिप जाते हैं, वे अपने दर्द को अनदेखा कर देते हैं। लेकिन युंग ने कुछ अलग किया। उन्होंने कहा, अगर यह पागलपन है तो मैं इसे समझूंगा। उन्होंने अपने ही मन में उतरने का फैसला किया। दोस्तों, यही असली साहस है। डर से भागना आसान है, डर को समझना कठिन है। अध्याय 3, सक्रिय कल्पना की शुरुआत। युंग ने एक प्रयोग शुरू किया। वह रोज अकेले बैठते, आंखें बंद करते और अपने मन को खुला छोड़ देते। जो दृश्य आता वह उसे रोकते नहीं, वह उसमें उतर जाते। उन्होंने इस प्रक्रिया को नाम दिया सक्रिय कल्पना। धीरे धीरे उनके सामने एक नई दुनिया खुलने लगी। उन्होंने अपने ही मन में एक रेगिस्तान देखा, एक अंधेरी गुफा देखी, एक रहस्यमय वृद्ध व्यक्ति देखा और फिर उन्होंने अपनी ही छाया को देखा। अध्याय 4, छाया से मुलाकात। छाया, वह हिस्सा जिसे हम दुनिया से छुपाते हैं। हमारा गुस्सा, हमारी ईर्ष्या, हमारी कमजोरी, हमारा अहंकार। हम खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन भीतर का अंधेरा जमा होता रहता है। युंग ने समझा, जब तक आप अपनी छाया को पहचानते नहीं वह आपको नियंत्रित करती रहती है। अगर आप अपने गुस्से को स्वीकार नहीं करते तो वह अचानक विस्फोट बनकर बाहर आता है। अगर आप अपने डर को नहीं समझते तो वह आपके फैसलों को रोक देता है। युंग ने अपनी छाया से भागने के बजाय उससे बात की। उन्होंने पूछा, तुम मुझसे क्या चाहती हो? और भीतर से उत्तर आया, मुझे स्वीकार करो। दोस्तों, यही जीवन का पहला बड़ा सबक है। आप तब तक संपूर्ण नहीं बन सकते जब तक आप अपने अंधकार को गले नहीं लगाते। अध्याय 5, लाल किताब की शुरुआत। युंग ने अपने अनुभवों को लिखना शुरू किया। उन्होंने एक बड़ी लाल चमड़े की किताब खरीदी
उसमें हाथ से लिखा, चित्र बनाए, प्रतीकों को उकेरा। यह कोई शोध पत्र नहीं था, यह आत्मा की डायरी थी। उन्होंने अपने हर डर, हर दृश्य, हर संवाद को उसमें दर्ज किया। वह जानते थे यह रास्ता आसान नहीं है, लेकिन उन्हें यह भी समझ आ गया था, अगर मैं अपने भीतर नहीं उतरा तो मैं कभी पूरा नहीं हो पाऊंगा। दोस्तों, यह तो बस शुरुआत थी। अभी यूंग की यात्रा और गहरी होने वाली है। अभी उनकी मुलाकात होगी अपने अंदर के राक्षस से, अपने अंदर के देवता से, अपनी आत्मा से, और वहीं से जन्म लेगा एक नया सिद्धांत, इंडिविजुएशन का। सवाल यह है, क्या आप अपने भीतर उतरने के लिए तैयार हैं? जब कोई इंसान अपने भीतर उतरता है तो उसे शांति नहीं मिलती, उसे मिलता है संघर्ष। कार्ल युंग अब उस रास्ते पर थे जहां से लौटना आसान नहीं था। उन्होंने अपने डर को स्वीकार तो कर लिया था, लेकिन अब उनका सामना होने वाला था अपने ही भीतर के सबसे खतरनाक हिस्से से। अध्याय 6, आत्मा की पुकार। एक दिन ध्यान की गहराई में युंग को एक स्पष्ट आवाज सुनाई दी। वह आवाज कोमल थी लेकिन शक्तिशाली। उसने कहा, तुम्हें अपनी आत्मा को फिर से खोजना होगा। युंग चौंक गए। उन्होंने पूछा, मैंने उसे कब खो दिया? उत्तर आया, जब तुमने केवल बुद्धि पर भरोसा करना शुरू किया, जब तुमने अपने दिल को चुप करा दिया। दोस्तों, यही हमारी भी कहानी है। हम तर्क में जीते हैं, हम लॉजिक में फैसले लेते हैं, हम समाज की परिभाषाओं के अनुसार सफलता चुनते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम अपनी आत्मा से दूर हो जाते हैं। युंग ने समझा, ज्ञान केवल दिमाग से नहीं आता, वह दिल और आत्मा के मिलन से जन्म लेता है। अध्याय 7, भीतर का राक्षस। अब युंग की मुलाकात हुई अपने भीतर के एक अंधकारमय रूप से। वह रूप शक्ति चाहता था, वह नियंत्रण चाहता था। वह कहता था, दुनिया तुम्हें तब मानेगी जब तुम उसे झुकाओगे। यह उनका अहंकार था। हर इंसान के भीतर एक राक्षस होता है जो कहता है, तुम सबसे बड़े हो, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन वही राक्षस हमें विनाश की ओर भी ले जा सकता है। युंग ने उससे भागने के बजाय उससे संवाद किया। उन्होंने पूछा, तुम क्यों हो? राक्षस बोला, मैं तुम्हारी ताकत हूं, लेकिन अगर तुम मुझे समझोगे नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। यही जीवन का सच है। हमारा गुस्सा बुरा नहीं है, हमारा अहंकार बुरा नहीं है, हमारी महत्वाकांक्षा भी बुरी नहीं है, लेकिन अगर हम उन्हें नियंत्रित नहीं करते तो वही हमें नियंत्रित करने लगते हैं। अध्याय 8, हीरो की परीक्षा। अब युंग के भीतर एक और रूप उभरा, एक खोजी, एक साधक, एक हीरो। यह हीरो सत्य चाहता था, वह प्रसिद्धि नहीं चाहता था, वह नियंत्रण नहीं चाहता था, वह केवल समझ चाहता था। लेकिन हीरो की राह आसान नहीं होती, उसे अपने ही डर से गुजरना पड़ता है, उसे अपने ही अंधकार में उतरना पड़ता है। युंग ने महसूस किया, विकास का मतलब केवल ज्ञान पाना नहीं है, विकास का मतलब है अपने भीतर के विरोधाभासों को स्वीकार करना। आप अच्छे भी हैं, आप में कमियां भी हैं, आप में प्रकाश भी है, आप में अंधकार भी है, और जब तक आप दोनों को स्वीकार नहीं करेंगे आप अधूरे रहेंगे। अध्याय 9, प्रतीकों की रहस्यमयी दुनिया। द रेड बुक में केवल शब्द नहीं थे, उसमें चित्र थे, अजीब रहस्यमयी रंगों से भरे चित्र। सांप, आग, सूर्य, खून की नदी। युंग ने समझा, अवचेतन सीधी भाषा में बात नहीं करता, वह प्रतीकों में बोलता है। सपने हमें संकेत देते हैं, हमारी बेचैनी हमें संकेत देती है, हमारा डर हमें संकेत देता है, लेकिन हम उन्हें अनदेखा कर देते हैं। अगर आप बार बार एक ही गलती कर रहे हैं तो आपका अवचेतन आपको चेतावनी दे रहा है। अगर आप बार बार वही दर्द झेल रहे हैं तो कोई अनसुलझा हिस्सा है जो आपका ध्यान चाहता है। युंग ने उन प्रतीकों को समझना शुरू किया और धीरे धीरे उनका डर ज्ञान में बदलने लगा। अध्याय 10, टूटने का महत्व। इस यात्रा में युंग कई बार टूटे। उन्हें लगा वे अपनी पहचान खो रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक गहरी सच्चाई समझी, कभी भी आपको टूटना पड़ता है ताकि आप नए रूप में बन सकें। बीज अगर न टूटे तो पेड़ नहीं बनता, अहंकार अगर न टूटे तो आत्मा नहीं जागती, दर्द अगर न हो तो परिपक्वता नहीं आती।
युंग ने अपने दर्द से भागने के बजाय उसे शिक्षक बना लिया। अब कार्ल युंग एक ऐसे मोड़ पर थे जहां उन्हें फैसला करना था, क्या वे इस आंतरिक यात्रा को जारी रखेंगे या वापस सामान्य जीवन में लौट जाएंगे। लेकिन उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया और अब जन्म लेने वाला था उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत, इंडिविजुएशन, स्वयं को पूर्ण रूप से पहचानने की प्रक्रिया। दोस्तों, आप भी अपनी जिंदगी में किसी न किसी आंतरिक युद्ध से गुजर रहे होंगे। याद रखिए, आपका अंधकार आपका दुश्मन नहीं है, वह आपका अधूरा हिस्सा है। उसे स्वीकार कीजिए, उसे समझिए और फिर देखिए आपके भीतर कैसी क्रांति होती है। जब इंसान अपने डर से मिल लेता है, जब वह अपनी छाया को पहचान लेता है, तब एक नया सवाल जन्म लेता है, अब आगे क्या। कार्ल युंग अब केवल अपने मन की गहराइयों में भटक नहीं रहे थे, अब वे समझने लगे थे कि इस पूरी यात्रा का एक उद्देश्य है और उसी उद्देश्य से जन्म हुआ एक क्रांतिकारी विचार का, जिसे उन्होंने नाम दिया इंडिविजुएशन। अध्याय 11, इंडिविजुएशन क्या है। इंडिविजुएशन का अर्थ है स्वयं को संपूर्ण रूप से पहचानना, सिर्फ अपनी अच्छाइयों को नहीं बल्कि अपनी कमियों को भी, सिर्फ अपनी रोशनी को नहीं बल्कि अपने अंधकार को भी। युंग ने समझा, जब तक इंसान अपने सभी हिस्सों को एक नहीं करता, वह भीतर से बिखरा रहता है। हम सब अलग अलग चेहरों के साथ जीते हैं, एक चेहरा समाज के लिए, एक परिवार के लिए, एक दोस्तों के लिए और एक चेहरा जो केवल हम खुद जानते हैं। लेकिन इन चेहरों के पीछे एक असली मैं छुपा होता है। इंडिविजुएशन उसी असली मैं तक पहुंचने की यात्रा है। अध्याय 12, पर्सोना और असली चेहरा। युंग ने एक शब्द दिया, पर्सोना। पर्सोना यानी वह मुखौटा जो हम दुनिया को दिखाते हैं। हम मजबूत दिखते हैं, भले ही अंदर से टूट रहे हों। हम मुस्कुराते हैं, भले ही दिल रो रहा हो। हम सफल दिखते हैं, भले ही अंदर खालीपन हो। यह पर्सोना जरूरी है, समाज में जीने के लिए यह चाहिए। लेकिन समस्या तब होती है जब हम उसी मुखौटे को अपना असली चेहरा मान लेते हैं। युंग ने महसूस किया, अगर उन्होंने अपने महान मनोवैज्ञानिक वाले चेहरे को ही सच मान लिया, तो वे कभी अपने डर, अपनी कमजोरी, अपने अंधकार को नहीं देख पाते। और जो व्यक्ति अपनी कमजोरी से भागता है, वह कभी सशक्त नहीं बन सकता। अध्याय 13, आत्मा का संतुलन। इंडिविजुएशन का मतलब है संतुलन, ताकत और विनम्रता के बीच संतुलन, बुद्धि और भावना के बीच संतुलन, अहंकार और करुणा के बीच संतुलन। युंग ने देखा, जब उन्होंने अपने भीतर के राक्षस को स्वीकार किया, तो उनका हीरो और मजबूत हुआ। जब उन्होंने अपने डर को समझा, तो उनका साहस बढ़ा। जब उन्होंने अपने दर्द को महसूस किया, तो उनकी संवेदनशीलता गहरी हुई। यही असली विकास है। विकास का मतलब यह नहीं कि आप में अंधकार खत्म हो जाए। विकास का मतलब है आप उस अंधकार को समझ लें। अध्याय 14, सामूहिक अवचेतन का रहस्य। युंग की यात्रा केवल व्यक्तिगत नहीं थी, उन्होंने एक और अद्भुत खोज की, सामूहिक अवचेतन। उन्होंने पाया कि कुछ प्रतीक, कुछ कहानियां दुनिया की हर संस्कृति में मिलती हैं। नायक की कहानी, देवी देवताओं की कहानी, अच्छाई और बुराई का संघर्ष। उन्होंने समझा, हम सब एक साझा मानसिक विरासत लेकर पैदा होते हैं। हमारे भीतर कुछ आदर्श रूप यानी आर्केटाइप्स होते हैं, जैसे हीरो, माता, ज्ञानी, छाया। युंग ने जाना, अगर हम इन आर्केटाइप्स को समझ लें, तो हम अपने जीवन की कहानी को समझ सकते हैं। दोस्तों, आप भी अपनी जिंदगी के हीरो हैं, लेकिन हीरो बनने के लिए आपको अपनी परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। अध्याय 15, आत्मस्वीकृति की शक्ति। युंग की यात्रा आसान नहीं थी। कई सालों तक उन्होंने यह आंतरिक संघर्ष झेला, लेकिन धीरे धीरे उनके भीतर एक गहरी शांति आने लगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद को स्वीकार कर लिया था। जब आप खुद को स्वीकार कर लेते हैं, तो तुलना खत्म हो जाती है, डर कम हो जाता है, दिखावा खत्म हो जाता है। आप सच्चे हो जाते हैं और सच्चाई में अपार शक्ति होती है। युंग अब समझ चुके थे, मनुष्य का सबसे बड़ा काम है अपने भीतर के सभी हिस्सों को एक करना, और जब वह ऐसा करता है, तब वह वास्तव में स्वतंत्र हो जाता है। अब कार्ल युंग एक नए स्तर पर पहुंच चुके थे। उन्होंने अपने अंधकार को देखा,
अपने अहंकार को पहचाना, अपनी आत्मा की आवाज सुनी और अब वे तैयार थे अपनी इस पूरी यात्रा को दुनिया के लिए एक संदेश में बदलने के लिए। PART 4 में हम जानेंगे कैसे इस पूरी यात्रा ने मानव मनोविज्ञान को बदल दिया और कैसे द रेड बुक आज भी हमें यह सिखाती है कि सच्ची क्रांति बाहर नहीं, अंदर होती है। कार्ल युंग की यात्रा अब केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं रह गई थी, यह एक संदेश बन चुकी थी, एक चेतावनी, एक आमंत्रण अपने भीतर उतरने का। कई वर्षों तक युंग ने अपनी रेड बुक को दुनिया से छुपा कर रखा, क्योंकि यह कोई शोध पत्र नहीं था, यह उनकी आत्मा की डायरी थी। इसमें उनका डर था, उनका अहंकार था, उनकी कमजोरी थी, उनकी आध्यात्मिक खोज थी और सबसे बढ़कर इसमें उनकी सच्चाई थी। अध्याय 16 भीतर की क्रांति। युंग ने समझ लिया था कि मानव जीवन का असली संघर्ष बाहर नहीं है, ना नौकरी में, ना समाज में, ना रिश्तों में। असली युद्ध भीतर चलता है। हमारा अहंकार बनाम हमारी आत्मा, हमारी छाया बनाम हमारी रोशनी, हमारा डर बनाम हमारा साहस। द रेड बुक ने उन्हें सिखाया, अगर आप इस भीतर के युद्ध को जीत लेते हैं तो बाहरी दुनिया की लड़ाइयां आसान हो जाती हैं। लेकिन यह जीत तलवार से नहीं मिलती, यह जीत मिलती है स्वीकृति से। जब आप कहते हैं, हाँ मुझ में अंधकार है, हाँ मुझ में कमजोरी है, हाँ मुझ में डर है, तभी आप सशक्त बनते हैं। अध्याय 17 आत्मा की वापसी। युंग ने अपनी आत्मा से फिर से जुड़ना सीख लिया था। उन्होंने समझा, जीवन केवल उपलब्धियों की सूची नहीं है, जीवन केवल नाम और प्रसिद्धि नहीं है, जीवन एक यात्रा है खुद को जानने की। उन्होंने लिखा, आप जो खोज रहे हैं वह भी आपको खोज रहा है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है आपकी आत्मा हमेशा आपसे बात कर रही है। आपका दर्द आपको संकेत देता है, आपकी बेचैनी आपको दिशा देती है, आपकी असफलता आपको सिखाती है। लेकिन अगर आप शोर में उलझे रहेंगे तो आप यह आवाज नहीं सुन पाएंगे। द रेड बुक हमें सिखाती है, रुकिए, चुप रहिए, अपने भीतर सुनिए। अध्याय 18 आधुनिक जीवन के लिए संदेश। आज का इंसान बाहर की दुनिया में व्यस्त है। सोशल मीडिया, प्रतिस्पर्धा, तुलना, दिखावा। हम अपनी छवि बनाने में लगे हैं। लेकिन क्या हमने कभी यह पूछा, मैं सच में कौन हूं? युंग कहते हैं, अगर आपने खुद को नहीं जाना तो आप भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाएंगे। लेकिन अगर आपने अपने भीतर उतरने का साहस किया तो आप अद्वितीय बनेंगे। सफलता बाहर से नहीं आती, सफलता तब आती है जब आप भीतर से स्पष्ट हो जाते हैं। अध्याय 19 साहस का असली अर्थ। हम अक्सर सोचते हैं कि साहस का मतलब है दुनिया से लड़ना, लेकिन असली साहस है खुद से लड़ना, अपनी आदतों से, अपने डर से, अपने भ्रम से। युंग ने अपने भीतर के अंधकार को देखा, उन्होंने उसे दबाया नहीं, उन्होंने उसे समझा। और यही कारण है कि उनका काम आज भी जीवित है, क्योंकि उन्होंने सिद्ध किया, मनुष्य टूट सकता है, लेकिन अगर वह अपने भीतर उतर जाए तो वह खुद को फिर से गढ़ सकता है। अध्याय 20 आपकी अपनी रेड बुक। अब सवाल यह नहीं है कि कार्ल युंग ने क्या किया, सवाल यह है, आप क्या करेंगे? हम सबके भीतर एक रेड बुक है, एक ऐसी किताब जिसमें हमारे डर लिखे हैं, हमारी इच्छाएं लिखी हैं, हमारी सच्चाई लिखी है। लेकिन हम उसे खोलने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि सच हमेशा आसान नहीं होता। लेकिन याद रखिए, झूठ के साथ जीना आसान लग सकता है, लेकिन वह आपको भीतर से खोखला कर देता है। सच का सामना करना कठिन है, लेकिन वही आपको मुक्त करता है। अंतिम संदेश। द रेड बुक केवल एक किताब नहीं है, यह एक दर्पण है। जब आप इसमें देखते हैं तो आपको कार्ल युंग नहीं दिखते, आपको खुद दिखते हैं। आपका अंधकार, आपकी रोशनी, आपकी अधूरी कहानी और शायद आपका असली रूप। युंग ने हमें एक रास्ता दिखाया, अंदर जाने का रास्ता। अब यह हम पर है कि हम उस रास्ते पर चलें या नहीं। अगर आप सच में बदलना चाहते हैं, अगर आप सच में सशक्त बनना चाहते हैं, अगर आप सच में शांति चाहते हैं, तो बाहर मत खोजिए, अपने भीतर उतरिए, क्योंकि
जिस रोशनी की तलाश आप बाहर कर रहे हैं वह आपके भीतर इंतजार कर रही है। आशा करता हूं अगर यह ऑडियो बुक आपको पसंद आया होगा। अगर यह ऑडियो बुक आपको पसंद आई हो तो इसको एक लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल रीड बुक्स क्लब को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं और एक नए पावरफुल मोटिवेशनल ऑडियो बुक के साथ। धन्यवाद।